हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज फिर मैं आपके लिए रियल एस्टेट की अपडेट लेके आया हूं। बहुत सारी अपडेट हैं आपसे जुड़ी हुई हैं। पिछले हमने 5 एपिसोड बना दिए हैं, आपने काफ़ी पसंद किए, तो आज हम अपना 6th एपिसोड लेके आए हैं। आज के एपिसोड में हम आपको क्या क्या बताएंगे वो हम आपको इंट्रो में शुरुआत में ही बता देते हैं। आज के रियल एस्टेट अपडेट में हम माहिरा डेवलपर को कवर करेंगे। मैं उसी डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिसके सारे ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट स्टक हैं। गुड़गांव में हज़ारों लोग परेशान हैं। M3M डेवलपर की अपडेट है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो होम लोन लेते हैं लोग, उनके लिए काफ़ी अच्छी एक डायरेक्शन निकाली है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र रेरा के कुछ डायरेक्शंस हैं, उस पर बात करेंगे। और सेलिब्रिटीज़ ने कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है रियल एस्टेट में, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा क्या नए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी अपडेट है। तो शुरुआत कर लेते हैं हम अपने आज के 6 एपिसोड के फर्स्ट अपडेट से। पहला अपडेट माहिरा डेवलपर को लेकर है। मैं शुरुआत माहिरा डेवलपर से लेकर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं। इसके 5-6 प्रोजेक्ट आए अभी तक अफोर्डेबल के, लेकिन ये अभी तक एक भी डिलीवरी देने में, एक भी पोजीशन देने में नाकाम रहा। इस डेवलपर के खिलाफ अलग अलग केसेस दर्ज हैं पुलिस स्टेशंस में, और लेकिन इस पर अभी तक कोई इस तरह का बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। और अब इसमें बड़ा अपडेट ये है, 104 में ये एक अपना अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट लेकर आने वाले थे। वहाँ इनका जो लैंड के ओनर थे, जो फार्मर थे, उनके साथ एक कोलैबोरेशन हुआ था। 65% पे बिल्डर का उस पर अधिकार रहेगा प्रोजेक्ट पे, 35% का लैंड ओनर का रहेगा। लेकिन उसमें भी इनका डिस्प्यूट हो गया, और डिस्प्यूट होने के बाद जो लैंड ओनर थे वो हाई कोर्ट चले गए हैं। अब इस केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा गवर्नमेंट को, जो इसके प्रमोटर हैं कांग्रेस के एमएलए, उनके 2 बेटे हैं, उनको नोटिस जारी किया है। और जो इसमें केस में कोर्ट में गए हैं, उनका ये कहना है कि इस डेवलपर के खिलाफ अलग अलग जगह केस रजिस्टर्ड है, बट हरियाणा सरकार या हरियाणा सरकार की जो एजेंसीज़ हैं वो इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती हैं। तो इसीलिए हरियाणा गवर्नमेंट को कोर्ट ने नोटिस किया है। बट डेट थोड़ी सी लंबी मिली है। आपको डेट अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगली जो डेट है इस केस में 18 दिसंबर की है। और जो लोग इस डेवलपर से अफेक्टेड हैं, परेशान हैं, वो नीचे माहिरा लिख दें, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ, माहिरा से अफेक्टेड लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और जिन लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, माहिरा से जुड़े हुए, वो दूसरे लोगों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी बड़ी अपडेट पे। आपने सभी ने देखा G20 का हमारे यहाँ दिल्ली में सम्मेलन हुआ था। सारे देशों के जो G20 से जुड़े हुए देश हैं वो लोग यहाँ पर आए थे। उनके हेड हैं जो कंट्रीज़ के अलग अलग, वो यहाँ आए थे। तो आपने देखा दिल्ली कितनी सुंदर हो गई थी। आसपास जो प्रगति मैदान में जो मंडप बनाया गया है उसको कितना अच्छा बनाया गया है। बट अब द्वारका और गुड़गांव वालों के लिए बड़ी न्यूज़ ये है, जो प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर है, वो करीब 123 एकड़ का है। उससे लगभग डबल 225 एकड़ का इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर द्वारका सेक्टर 25 में ओपन होने जा रहा है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन कर सकते हैं। जितनी दूरी द्वारका के सेक्टर्स के लोगों की इस सेंटर तक पहुंचने की होगी, उतनी ही गुड़गांव के जो द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर है, उतनी ही दूर उनको ये सेंटर पड़ेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है। फर्स्ट फेज़ में इसमें 2 ही अभी हॉल खुलेंगे। इसमें टोटल अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें 25,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रिंग रोड के बिल्कुल पास में है, और मेट्रो से भी इसकी कनेक्टिविटी है। हो सकता है जिस दिन इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन होगा, उस दिन यहाँ पर जो बना हुआ नया मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 25 का, उसका भी इनॉग्रेशन हो जाए। एयरपोर्ट से भी इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो जाएगी मेट्रो से। तो ये एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की न्यूज़ थी, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अब हम अगली बड़ी अपनी अपडेट पर आ जाते हैं। आपने अभी तक देखा होगा हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के पिछले सालों में 2 बड़े इवेंट हुए। 80s में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी नहीं देखा। 80s में एक एशियन गेम हुआ था दिल्ली में। उसके बाद 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। 2010 में अक्षरधाम के पास एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स विलेज, कॉमनवेल्थ विलेज बना था। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ ओलंपिक को लेकर तैयारी नहीं हुई है। ओलंपिक को लेकर हमारे यहाँ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है।
लेकिन अब यूपी गवर्नमेंट ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश यानी नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास 1100 एकड़ में एक ओलंपिक विलेज बनाए जाने की योजना है, ऐसा प्रपोजल है। उसको बनाने में करीब 2 दशक का टाइम लगेगा, यानी 2041 के आसपास या 2036 के आसपास जो ओलंपिक होगा उसके लिए इंडिया बिड लगा सकता है, क्वालिफाई करने के लिए अपनी ये तैयारी दिखा सकता है। जो जेवर एयरपोर्ट के पास ओलंपिक विलेज बनेगा, यहाँ पर 5000 के करीब अपार्टमेंट होंगे और 1100 एकड़ में ये ओलंपिक विलेज पूरा बनाया जाएगा। बहुत बड़ी योजना है और यूपी भी बहुत बड़ा है और यूपी को जो लीड कर रहे हैं बहुत माना जाता है अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको उस पर काम होता हुआ दिखाई दे। अब बात कर लेते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद के बहुत लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और फरीदाबाद के लोगों को लगता है कि हम फरीदाबाद की कम बात करते हैं, तो आज के रियल एस्टेट के अपडेट में हमने फरीदाबाद को भी शामिल कर लिया है। फरीदाबाद का नया मास्टर प्लान तैयार हो गया है। मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग फरीदाबाद को जिस तरह गुड़गांव को डेवलप किया गया है, गुड़गांव एक रियल एस्टेट का हब बन चुका है, इसी तरह फरीदाबाद को भी रियल एस्टेट हब बनाने की हरियाणा सरकार की ऐसी योजना है। फरीदाबाद का ये मास्टर प्लान IIT दिल्ली, IIT रुड़की ने मिलकर तैयार किया है। यहाँ पर आने वाले दिनों में सरकार की ऐसी योजना है कि जिस तरह गुड़गांव में IT सेक्टर डेवलप हुआ है, इसी तरह यहाँ भी IT सेक्टर्स डेवलप हो और इस पुराने शहर का एक मेकओवर हो। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो हरियाणा का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन या इंडस्ट्रियल सिटी फरीदाबाद होता था, दिल्ली का सबसे पहला सैटेलाइट टाउन था, लेकिन अब गुड़गांव इस रेस में बहुत आगे निकल चुका है और गुड़गांव फरीदाबाद को बहुत पीछे छोड़ चुका है। तो फरीदाबाद को भी उस रेस में लाने के लिए हरियाणा सरकार की ये कोशिश है। आने वाले दिनों की बात करें तो फरीदाबाद जेवर एयरपोर्ट से भी कनेक्ट हो जाएगा, 30 से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। उसके अलावा फरीदाबाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट हो रहा है। इसके अलावा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से पहले से कनेक्ट है, ऑर्बिट रेल है, उससे भी फरीदाबाद कनेक्ट होगा। तो फरीदाबाद की कनेक्टिविटी भी धीरे धीरे अच्छी हो रही है। जब हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हम एक और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, रियल एस्टेट की भी बात करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ज़्यादा करें, दरअसल मैंने आपसे ही फीडबैक लिया था, आपने कहा था रियल एस्टेट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के जो टॉपिक्स हैं आप वो भी कवर करें। तो मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ, जेवर एयरपोर्ट जो इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसका फेज़ 1 का 55% काम कंप्लीट हो चुका है। हालांकि यहाँ पर फ्लाइट की जो लैंडिंग होगी वो और टेक ऑफ होगा इसका, वो अगले साल 2024 में अक्टूबर के आसपास शुरू होगा। आपको याद होगा कुछ ही साल पहले, शायद 1 या 2 साल हुआ है, हमने सुना था जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसका काम शुरू हो गया और अगले साल आप उस पर फ्लाइट उतरते हुए भी देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सेलिब्रिटीज़ की। MDH मसाले आपने सुना होगा, उसके जो CEO हैं उन्होंने दिल्ली में 36 करोड़ का घर खरीदा है। इसी तरह अब हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर लेते हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने एक 4 BHK अपार्टमेंट लिया है, प्राइस इसका 11 करोड़ रुपए है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2020 में भी सोनाक्षी सिन्हा ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया था, बट उस टाइम उन्होंने 14 करोड़ रुपए में इससे डबल यानी 4500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट लिया था। तो 2 से 3 साल में उनको पैसे लगभग उतने ही खर्च करने पड़े, एक तरफ 11 करोड़ एक तरफ 14 करोड़, 3 करोड़ का डिफरेंस है, बट अपार्टमेंट का साइज़ उनका हाफ हो गया है। इससे पता लगता है रियल एस्टेट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और रियल एस्टेट में प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जब हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं तो कुछ और सेलिब्रिटीज़ की बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन, कार्तिक आर्यन, सारा अली खान। इन लोगों ने एक ही टावर में, कमर्शियल टावर में कमर्शियल स्पेस खरीदा है मुंबई में, और इसी टावर में पहले से ही ऑफिस स्पेस काजोल और अजय देवगन ने खरीदा हुआ है। तो रियल एस्टेट में जो हाई इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं, HNIs होते हैं, वो भी रियल एस्टेट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरा इसको बताने का पर्पज़ यही था कि इस मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास नहीं, बल्कि सेलिब्रिटीज़ और इंडस्ट्रीज सारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं M3M डेवलपर की। इस डेवलपर से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इसके बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और इसके प्रमोटर मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसके एलिगेशन में जेल में बंद हैं। उनके एक प्रमोटर की बेल पर सुनवाई थी स्पेशल कोर्ट में पंचकूला में, बट उसमें ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में
जो M3M के प्रमोटर्स हैं, 3 प्रमोटर जो जेल में बंद हैं, इन्होंने अपनी बेल की एप्लीकेशन लगाई थी। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिजर्व रख लिया है। इस पर जो भी अपडेट होगी हम उसको आपको आने वाले दिनों में अपडेट कर देंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले जो सीरीज़ है उसमें जितने भी M3M से जुड़े अपडेट हैं आपको जानकारी दी है, तो इसमें भी हम आपको आगे जो भी अपडेट होगी जानकारी देंगे। M3M से जुड़े हुए जितने भी इन्वेस्टर और बायर हैं जिन्होंने M3M के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की है या घर खरीदा है और या घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो कमेंट में M3M लिखें तो मुझे पता लग जाएगा M3M से जुड़े लोग कितने इस वीडियो को देख रहे हैं। अब हम चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। महाराष्ट्र रेरा का मैं हमेशा अपने रियल एस्टेट के जो अपडेट है, जो इस सीरीज़ है, उसमें आपको जानकारी देता हूँ। हमेशा वो कुछ ना कुछ अलग करते हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया हुआ है महाराष्ट्र रेरा। जितने भी डेवलपर हैं अगर वो कोई प्रमोशन करते हैं अपना, तो उनकी जो प्रमोशन की एक्टिविटीज़ हैं, फ्लायर्स हैं या उनका एडवर्टीजमेंट है, उसमें उनको अपने प्रोजेक्ट की डिटेल के लिए QR कोड देना कंपलसरी किया हुआ है, ताकि कोई भी इंडिविजुअल उस प्रोजेक्ट के बारे में अगर डिटेल जानना चाहता है, एडवर्टीजमेंट में जो डिटेल दी उससे अलग, तो वो QR कोड को स्कैन करके उस प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी ले लें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो रेरा अथॉरिटीज़ हैं वो भी इस तरह की इनिशिएटिव लें, ताकि जो बायर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको और आसानी हो, उनको और सुविधा हो, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एक और अपडेट है, ये महाराष्ट्र रेरा से जुड़ी हुई है। जितने भी रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं महाराष्ट्र में, करीब 48,000 के करीब ये रजिस्टर्ड एजेंट हैं पूरे महाराष्ट्र में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना ही कंपलसरी नहीं है, बल्कि वहाँ आपको जो रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं, बहुत सारे रियल एस्टेट के एजेंट हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो उनकी अपडेट के लिए, उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं। वहाँ पर आपको एग्ज़ाम दे के सर्टिफिकेट हासिल करना होता है कि आप इस चीज़ को क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, कि आप एक रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। अभी तक मात्र 7% रियल एस्टेट के जो ब्रोकर हैं उन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और 1 सितंबर का एक टाइम दिया गया था महाराष्ट्र रेरा की तरफ, सब एग्ज़ाम क्वालिफाई करके सर्टिफिकेट ले लें। लेकिन जो पास परसेंटेज है वो काफ़ी कम रहा है। तो इसमें जो रियल एस्टेट एजेंट्स की एसोसिएशन है उन्होंने कुछ टाइम और लिया है, ताकि बाकी लोग भी इस टेस्ट को पास करके सर्टिफिकेट ले लें और अपना काम आराम से कर सकें। इसमें फ़ीस 5,000 रुपये जाती है, एजेंट्स को देनी होती है, और 1 घंटे का टेस्ट होता है, जिसमें बायर्स के प्रति एक एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रमोटर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। एग्ज़ाम से पहले जो तैयारी करने के लिए जो स्टडी मटेरियल चाहिए वो महाराष्ट्र रेरा की तरफ से ऑनलाइन प्रोवाइड कराया जा रहा है। एक बड़ी अपडेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई है सारे होम बायर्स के लिए, यानी जो लोन लेते हैं, अगर आप अपने लोन का रीपेमेंट कर देते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, जो बैंक हैं, जो NBFCs हैं, उनको आपके डॉक्यूमेंट हैं वो वापस करने पड़ेंगे। अगर बैंक या NBFC 30 दिन के अंदर अंदर आपके लोन के पूरे रीपेमेंट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वापस नहीं करते हैं, तो उन्हें 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से फ़ाइन लगाया जाएगा, और वो फ़ाइन का जो पैसा होगा वो जिन्होंने होम लोन लिया है, जिनके पेपर बैंक वापस नहीं कराए, उनको देना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने बैंक लोन लिया है और उनके 30 दिन के अंदर पेपर वापस नहीं आते हैं, तो वो बैंक की कंप्लेन कर सकते हैं और 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से कंपनसेट ले सकते हैं। जिन लोगों ने भी बैंक लोन लिया है अपना प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वो नीचे कमेंट में अगर बैंक लोन लिख देंगे तो मुझे ये पता लग जाएगा कि हाँ, बैंक लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आऊँ। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, ये अपडेट आपको मिल गया है, और इस तरह की अपडेट मैं फ्यूचर में भी लाता रहूँगा। मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ, बैंक लोन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिन लोगों ने बैंक लोन लिया है अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट है, ये अपडेट हरियाणा को लेकर है। हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना नई हाउसिंग पॉलिसी आ चुकी है। ये हाउसिंग पॉलिसी EWS सेक्शन के लिए, EWS कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए, जिन लोगों की एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये से कम या 1,80,000 रुपये तक है, वो लोग इस स्कीम में क्वालिफाई करते हैं। उसके लिए उन्हें करना क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। उन्हें एक पोर्टल बनाया गया है, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, और ये डिक्लेरेशन भी देना होगा कि उनके पास कोई घर नहीं है, तो फिर सरकार की तरफ से उन्हें फ्लैट्स बना के दिए जाएंगे या प्लॉट दिए जाएंगे। ये स्कीम 3 शहरों में लागू होने जा रही है, गुड़गांव, सोनीपत और फरीदाबाद। इन 3 शहरों में आपको इस स्कीम के अंतर्गत फ्लैट्स बनते हुए दिखाई देंगे। एक और बड़ी रियल एस्टेट की अपडेट है। ये अपडेट सुनकर दिल्ली NCR या नॉर्थ इंडिया के लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा
मज़ा आएगा कंपेयर टू मुंबई और सेंट्रल इंडिया। हम जब भी रियल इस्टेट की बात करते हैं दिल्ली एनसीआर वाले, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम मुंबई रियल इस्टेट की बात करते हैं। कॉपी अगर कुछ करना हो तो एग्जाम्पल देना हो तो मुंबई रियल इस्टेट की बात करते हैं। बट इस बार दिल्ली एनसीआर की रियल इस्टेट की मार्केट ने मुंबई को बीट कर दिया है। कैसे बीट किया है मैं बताता हूँ। रियल इस्टेट से जुड़े सेक्टर पर रिपोर्ट लेकर आने वाली एक एजेंसी, उन पर सर्वे करने वाली एक एजेंसी एक रिपोर्ट लेकर आई है। उस रिपोर्ट में उस एजेंसी ने बताया है कि जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2023 तक दिल्ली एनसीआर में 2900 लग्जरी अपार्टमेंट सेल हुए हैं। उन्होंने लग्जरी अपार्टमेंट की एक कैटेगरी बनाई है जिसमें 4 करोड़ से ऊपर तक का जो फ्लैट है उसको लग्जरी की कैटेगरी में रखा है। वहीं मुंबई में जो अपार्टमेंट सेल हुए हैं उनकी संख्या मात्र 1900 है, यानी 1000 अपार्टमेंट दिल्ली एनसीआर की मार्केट में ज़्यादा सेल हुए हैं कंपेयर टू मुंबई। तो इस चीज़ में दिल्ली एनसीआर आगे निकल चुका है मुंबई से, यानी आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर का जो रियल एस्टेट का मार्केट है वो मुंबई को पीछे छोड़ देगा, ऐसा हमें लगता है। अगर टोटल सेल की बात करें तो 2022 में जनवरी से लेकर जून के महीने तक करीब 3000 ऐसे अपार्टमेंट सेल हुए थे। और अगर हम कंपेयर करें 2023 से, 2023 में जनवरी से लेके और जून के महीने तक करीब 6000 ऐसे अपार्टमेंट सेल हुए हैं। यहाँ पर 90% जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो दिल्ली एनसीआर, मुंबई और हैदराबाद का रहा है। हैदराबाद में भी 1000 के करीब ऐसे अपार्टमेंट सेल हुए हैं। तो बहुत बड़ी रियल एस्टेट की अपडेट है। और साथ में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि जो रियल एस्टेट में कंट्रीब्यूशन है एनआरआईज़ का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 20% जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एनआरआईज़ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी रियल एस्टेट को लेकर। अब हम इंटरनेशनल रियल एस्टेट के कुछ टॉपिक कवर कर लेते हैं। नेशनल तो हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए। इंटरनेशनल में हम चाइना को कवर करेंगे, हमारा पड़ोसी है। चाइना का रियल एस्टेट बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। इंटरनेशनल रेटिंग देने वाली क्रेडिट एजेंसी है मूडी, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने चाइना के रियल एस्टेट को नेगेटिव रेटिंग दी है। अभी तक उन्होंने उसको पॉजिटिव रेटिंग दी हुई थी, बट अब उसको नेगेटिव रेटिंग दे दी गई क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट के सपोर्ट के बावजूद भी चाइना का रियल एस्टेट डाउन हो रहा है। सेल वहाँ पर 5% डाउन हो गई है। वहाँ के रियल एस्टेट के डूबने की एक वजह है, वहाँ का एक बहुत बड़ा बिल्डर है चाइना एवरग्रैंड करके, ये बिल्डर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, जिस वजह से पूरा रियल एस्टेट जो मार्केट है चाइना का वो सुस्त हो गया है, वो स्लो हो गया है। क्या आपको लगता है इंडिया में कोई इतना बड़ा रियल एस्टेट का डेवलपर है? अगर वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए या अगर वो कर्जे में डूब जाए या वो बैंकरप्ट हो जाए तो पूरे इंडिया का रियल एस्टेट स्लो डाउन हो सकता है। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा रियल एस्टेट डेवलपर हो सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है कोई ऐसा रियल एस्टेट डेवलपर है, आप वीडियो के नीचे कमेंट में उस डेवलपर का नाम लिखें जिससे आपको लगता है कि उसके डूबने से, उसके स्लो डाउन होने से इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट है वो स्लो डाउन हो सकता है। आप नीचे स्लो डाउन और डेवलपर ये ज़रूर लिख दें ताकि मुझे भी पता लग जाए कि हाँ आप किस डेवलपर की बात कर रहे हैं। मैं भी आपका साथ के साथ थोड़ा टेस्ट लेना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आपसे ये फीडबैक मांग रहा हूँ। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अब इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा हाँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हम इस तरह का कंटेंट बनाना जारी रखेंगे। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इस तरह के जो वीडियोज़ हैं आपको लगातार मिलते रहेंगे। जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप ऑन कर दें ताकि नया वीडियो आए उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, नमस्कार।